14 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का। ये ईयर एंड रिवैल्यूएशन वाला सवाल जो आपके सामने है, जिसमें मैंने इस जुलाई को कहा था कि आप जनवरी कर लें फिलहाल, ठीक है। इसको जुलाई करने में भी कोई मसला नहीं होना, किसी वक्त मैंने कहा था टेस्ट कर लेंगे, किसी टेस्ट वगैरह में कॉन्सेप्ट जो है वो देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल सादा रखा क्योंकि पहली बार हम ईयर एंड रिवैल्यूएशन कर रहे थे। अगर मैं इसमें उलझा देता ना आपको, तो जो कल आपको बहुत से भी ज़्यादा आसान काम लगा जो आपने खुद ही किया, आप परेशान आप कहते पता नहीं कोई नई चीज़ आ गई, हालांकि नई चीज़ ही होनी थी, ठीक है ना। तो बहरहाल यकम जनवरी की बजाय यकम जुलाई भी हो सकता था, ठीक है। तो यकम जुलाई में क्या फ़र्क पड़ना था, मैं सोचता हूँ शायद इसकी बात थोड़ी सी कर लें। लेकिन फिलहाल मुझे ये बताएं, ये सवाल कितने बच्चों ने घर जाके दोबारा किया था? ये बहुत कम बच्चे हैं, पास होने वाले बच्चे यही हैं, मैं बता दूँ। बाकी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो भाई ये याद रखिए, क्लास वर्क वाला सवाल सबसे अहम होता है, ठीक है। और मैंने कहा भी था ये सवाल आप एक बार तो कम से कम दोबारा कर ही लें, क्योंकि छोटे छोटे 2 सवाल 3 उसके अलावा थे। आपने कहा लो जी मौजा लग गई, 5 मिनट का होमवर्क है आज, वेब स्किल करेंगे। वेब स्किल नहीं करनी थी, मैंने कहा भी था आपको कि आपने ये सवाल जो है, क्योंकि ये ईयर एंड रिवैल्यूएशन का एक अच्छा सवाल था और ये पहली बार आया था, और उसके बाद अब इतनी डिटेल से ईयर एंड रिवैल्यूएशन का सवाल नहीं आना। अब ऐसे ही होगा जैसे टेस्ट में ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन पड़ी हुई थी, ऐसे ही किसी सवाल के अंदर ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन आ जाएगी, किसी सवाल में स्टार्ट पे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल, क्योंकि रिवैल्यूएशन हम सीख चुके हैं, वो सीखने का प्रोसेस था। ईयर स्टार्ट पे रिवैल्यूएशन रख के हम चलते गए, हम सिचुएशंस डिफरेंट टेस्ट करते गए। अब रिवैल्यूएशन सीख चुके थे, अब उसको ईयर एंड पे लाना है, उसको मिड पे लाना है, उसको कहीं भी लाना है, वो अब हमने कोई 10-10 दिन नहीं लगाने उसके ऊपर। हम अगर स्टार्ट शुरू जब रिवैल्यूएशन कर रहे थे तो उसमें ईयर एंड रिवैल्यूएशन शुरू करते तो ईयर एंड रिवैल्यूएशन के ऊपर हम 5-6 दिन लगाते, और फिर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन 1 दिन में ऐसे कर लेते। एक तरह से शुरू करना होता है ना। तो ये सवाल जिन्होंने नहीं किया, वो चाहते हैं कि पास होने वालों में वो भी शामिल हो जाएं, तो वो आज जाके लाजमी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको छोड़ना नहीं है, ओके, सही है। अच्छा, अब वो सवाल आपने जो करना है, वो सवाल तो आपने करना है, बल्कि यूं कर ले, सभी कर लें सवाल, ठीक है। आपका होमवर्क ये भाई नोट कर लेना, ठीक है भाई। होमवर्क में लिखना शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आपका जो होमवर्क होगा उसमें सबसे पहले क्या होगा, आपका ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेक्चर नंबर 13 क्लास वर्क क्वेश्चन 1, ठीक है। लेकिन उसमें डेट ऑफ परचेज आपने लेनी है यकम जुलाई 2012, ठीक है ना। ये चेंज हो गई। अब इसमें करना क्या है वो सुन लें। ये थोड़ा 0.5 जो है ना, ये परेशान करता है बंदे को, ठीक है। तो सुन ले ध्यान से। यकम जुलाई 2012 को 360 की ये बिल्डिंग एक्वायर की है एसकेएल में, ठीक है। करें शुरू, यहां पे कर लेता हूं वर्किंग। क्या डेट, पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। यकम जुलाई 2012 कॉस्ट 360, 13 में जाके रिवैल्यू होना है, और वो भी ईयर एंड पे, ठीक है। तो फिलहाल तो चलते हैं 31 दिसंबर 12, ये मैं सिर्फ पहली रिवैल्यूएशन तक आऊंगा, ठीक है ना। आगे फिर आप उसको मैनेज करना खुद ही, ओके। और मुझसे सोल्यूशन ना मांगते रहना, आप कोई खुद भी कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर। सवाल सारा कराया हुआ है, बस एक डेट बदली है, पहले दिन को वैसे ही करवा रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। वैसे मेरे टीए बना देंगे सोल्यूशन इंशाल्लाह, मुझे बना देंगे ना भाई। ये देख लें, इसको कंप्लीट करना है आपने सवाल के सोल्यूशन को। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन 360 डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, ये तो होगी पर ईयर डेप्रीसिएशन निकल आई, पूरे साल कैसे निकल आई। अब ये एसेट 6 महीने इस्तेमाल हुआ है तो इंटू 6/12 क्या आ गया, 18 की डेप्रीसिएशन आ गई। 342 इज द बुक वैल्यू। कल सिर्फ इसलिए इसको नहीं चढ़ा था कि ईयर एंड रिवैल्यूएशन समझ लें, वो आसान काम था ना। ईयर एंड रिवैल्यूएशन को तो कोई नई चीज नहीं थी, आपने खुद ही किया सारा। बोलो, खुद ही किया था ना सवाल, मैं तो बाद में आप कर लेते थे। मैं बस पहले एक आधी गलती आपसे तेजी में हुई, फिर आप फिटक गए, नहीं इतना भी इजी काम नहीं, ध्यान से देखें। उसके बाद आपने कोई गलती नहीं की, ठीक है। तो पहले आप करते रहे, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता रहा। अब ईयर एंड रिवैल्यूएशन सीख ली, तो उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए जो कि अभी तक हमने किया ही नहीं था, तो थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन काबू रखना है उसको, उससे परेशान नहीं होना उससे, ठीक है ना। 31 दिसंबर 12 की बुक वैल्यू आ गई, फिर पहले 31 दिसंबर 13 तक इसको डेप्रीशिएट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। डेप्रीसिएशन 36 डिवाइडेड बाय, स्ट्रेट लाइन था ना, लेकिन ये साल पूरा साल इस्तेमाल होने, 360 डिवाइडेड बाय 10। भाई 18 कैसे यार, तुम 18 कहीं जा रहे हो, मैं इग्नोर कर रहा हूं, तुम कहीं जा रहे हो। वो 6/12 किया था तो 18 आई थी डेप्रीसिएशन। तुमने कहा 18, कहा ना इसमें 18, कहा 18, किसी ने तो कहा, किसी ने तो कहा। ठीक है
ये कहता यही है फिर किसी और के दिन में जी 306। बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 13 की। इस दिन रीवैल्यू होना है एसेट, तो एक लाइन छोड़कर रीवैल्यू अमाउंट लिखेंगे और वो है कितनी 323। 17 का बदल गया ना सरप्लस भी, कल कितना था? उसकी वजह पता क्या है, एसेट ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुका था ना, तो बुक वैल्यू कम थी। बाल छोड़े इस बात को। अब कोई आईकैप के सोल्यूशन से मैच करे ना जाके, अटेम्प्ट का सवाल खोल के ओरिजिनल, तो अब उसका मैच होगा। कल मैंने मना किया था वो आईकैप का सवाल, लेकिन हमने तो उसमें हद कर दी ना। हमने वर्किंग करके सारी एंट्रीज कर ली, सारी एंट्रीज करके हमने नोट भी बना दिया। नोट कर पे बनाया होगा, ऐसा गंदा नोट बनाया तुमने, ठीक है। अच्छा, आईकैप के क्वेश्चन का जो एक्चुअल में जो रिक्वायरमेंट थी वो आपके हैंडआउट के अंदर लिखी हुई थी। आईकैप ने पता क्या कहा था इस पूरे सवाल में? उसने कहा था कि ये सारी जिंदगी जो है ना एसेट की, जो ये 31 दिसंबर 17 तक सिर्फ सरप्लस लॉस की एंट्री करनी है आपने रिवैल्यूएशन पर जो आया। ना आपने एसेट खरीदने की एंट्री करनी है, ना आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री करनी है, ना आपने ट्रांसफर की एंट्री करनी है, कोई और एंट्री नहीं करनी, सिर्फ सरप्लस की। वो जो यहाँ पर हमारी एंट्री थी चल रही थी, सरप्लस डेबिट, पहले एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट हुआ, फिर सरप्लस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट हुआ, दूसरे मौके पे तीसरे मौके पे जाके फिर क्या हुआ, एसेट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और यूं सरप्लस क्रेडिट। वो 3 एंट्रीज नजर आ रही हैं, 3 रिवैल्यूएशन हुई ना। तीनों रिवैल्यूएशन पे जो सरप्लस या लॉस आया था उनकी जो एंट्रीज हमने की, वो टोटल 3 एंट्रीज रिक्वायर्ड थी बस सवाल के अंदर, ठीक है। तो पर्चे की रिक्वायरमेंट पढ़नी है, लेकिन अभी तो हम सीखते हुए तो सब कुछ ही कर लेते हैं ना, ठीक है जी। तो रीवैल्यूड अमाउंट और रिवैल्यूएशन रेवोल्यूशनरी सरप्लस नहीं होता, ये नहीं कर बच्चों को कहते हुए सुना मैंने खुद अपने इन कानों से, रेवोल्यूशनरी सरप्लस। अच्छा जी, यहां तक को मसला 13 वाले साल में डेप्रिशिएट दोबारा नहीं करना, कल ये बात हो गई थी, ठीक है। अच्छा, फिर 31 दिसंबर 2014 आया, डेप्रिसिएशन करनी थी 323 को हमने करना है डिवाइड रिमेनिंग लाइफ पर, और रिमेनिंग लाइफ मैंने कहा था किस दिन निकालेंगे? डेट बोल के तो देखो तुम, 31 दिसंबर 13 बोलो, मैं तुम्हारे कान के नीचे एक दूं। हालांकि बात सही है, 31 दिसंबर 13 पे ही हमने रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़हन में बिठाना है ना। तो याद रखने के लिए क्या बात हमेशा बोला करेंगे, हम रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, और रीवैल्यूएशन का दिन इस वक्त कौन सा है? 31 दिसंबर 13। सबकी तवज्जो है, जौक है, बात खान कहते हैं ना, जौक है। अच्छा जी, 1 जुलाई 12 को जो एसेट आया, 31 दिसंबर 13 तक वो कितने साल चल गया? 1.5 साल। कितने साल चला? हाँ, 31 दिसंबर 12 तक 6 महीने और 31 दिसंबर 13 तक पूरा साल, तो कितना साल चल गया? 1.5 साल चल गया। टोटल लाइफ थी 10, बाकी रह गए कितने? टोटल कितनी थी? कितने साल गुजर गए? 1.5 गुजर गया, तो बाकी रह गया 8.5। बस ये मैंने इस वजह से नहीं कल करवाया था, इससे परेशान ना हो जाए, ठीक है। डन जी। और अगला काम, वो सरप्लस तो ऐसा, इसका ये बफलो है, ये इसका बच्चा है, बॉय, ओके, जिसको आप क्या कहते हैं? बफलो के सान को क्या कहते हैं? अच्छा, ओ बच्चा नहीं कहते, वो काओ के सन को कहते हैं। क्या हो गया यार आप लोगों को, कैसे लोग हैं आप? सॉरी जी सॉरी, ये भी रिकॉर्डिंग में तो नहीं आ गया होगा? अच्छा नहीं, वो नहीं, मेरे बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, ऐसा काम नहीं करते। ये ना बीच में से कटवाना है, लिख लो। अच्छा जी, जी बेटा ये सही है, रिमेनिंग लाइफ, ठीक है। तो कितना? 38 और 285 50 सही है। अच्छा, अब एक चीज थोड़ी सी शायद कंफ्यूज कर रही हो, ये कंफ्यूज तो नहीं कर रहा, ये स्टिल 8.5 से डिवाइड करने का मतलब भी स्टिल ये ईयरली डेप्रिसिएशन है, इसकी पर ईयर डेप्रिसिएशन आई है, इससे परेशान तो नहीं हो रहे कि 0.5 आ रहा है कुछ ऐसा? देखो एक छोटी सी एग्जांपल, हमने एक एसेट खरीदा इस दिन, 500 की कॉस्ट है उसकी, और उसकी लाइफ है 2.5 साल। डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 500 डिवाइड बाय 2.5 ही करोगे ना, क्या आंसर आता है? 200 बोलो। 200 इस साल में यूज हुआ, 200 इस साल में यूज होकर डेप्रिशिएट हुआ, और आखिरी साल में क्योंकि 6 महीने बाद खत्म हो जाना उसने, तो इधर तो 2.5 से भी डिवाइड करें तो डेप्रिसिएशन पर ईयर ही निकलती है। ये 2.5 साल की डेप्रिसिएशन, 2.5 साल लाइफ है ना, तो 2.5 साल से जब डिवाइड कर देंगे तो 2.5 सालों की पर ईयर डेप्रिसिएशन निकलेगी। तो इससे परेशान नहीं होगी। कुछ बच्चे बैठे होंगे परेशान, उन्होंने डर से पूछा नहीं ये सवाल, इंट्रो की बेसिक सी बात थी ना, उन्होंने पूछा नहीं ये, लेकिन बैठे थे कुछ परेशान कि ये 8.5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर कुछ बट्टा बट्टा ना लगाए, ये कुछ 8.5 साल की नहीं भाई, 8.5 साल उसकी लाइफ है।
जब हमने लाइफ से डिवाइड किया तो ईयरली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है। तो ईयरली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो जिस साल के अंदर वो एंड पे जाकर 6 महीने इस्तेमाल होगा उसमें भी डेप्रिसिएशन काम खुद ही हो जाएगी। ये हर साल की ही डेप्रिसिएशन है और हर साल ये 38 होता जाएगा, 8 साल तक 38 होगा और फिर 9वें साल में ये उसका हाफ आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जिंदगी पूरे 9 साल नहीं है। तो ये बटा जो लगेगा वो चाहे 2.5 ही क्यों ना हो, वो निकालेगा ईयरली डेप्रिसिएशन। ये बात समझ आई है? इसको अभी भी समझ नहीं आई? डर गए है ना जी। अच्छा जी, उसके बाद अब कहानी क्लियर है? बोलो। आप 31 दिसंबर 15 पे आओगे, फिर 31 दिसंबर 15 पे आकर ये एसेट फिर रिवैल्यू हो रहा होगा, फिर 31 दिसंबर 16 पे जब डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर आप रिमेनिंग लाइफ निकालने लगोगे। तो आप कहोगे जी 1 जुलाई 12 से 31 दिसंबर 15 तक, 12 का हाफ 13, 14, 15, 3.5 साल एसेट की लाइफ गुजर चुकी है। टोटल थी 10 साल, 3.5 गुजर गई तो बाकी 6.5 बच गई, तो रिमेनिंग लाइफ होगी 6.5। तो 6.5 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 6.5 से डिवाइड करके परेशान नहीं होना, उससे ईयरली डेप्रिसिएशन ही निकलेगी। ओके क्लियर? को मसला? तुम छुट्टियों में थे ना, तुमने कल छुट्टी की है ना, ये कल आया था? कोई गवाही दे दे इसकी, कोई गवाही दे दे। खाजे द गवाह डू। ओके क्लियर है? ये होमवर्क करोगे, एक तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सवाल, ठीक है। वही सवाल दोबारा करने में तो आपको वो मजा नहीं आना था, ठीक है। अब आपको मजा आएगा सवाल करते हुए। तो हमने होमवर्क 1 में क्या करना है, जो सवाल में ओरिजिनल डेट थी, ठीक है, 1 जुलाई डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ परचेज, ठीक है, वो रख के आपने पूरी वर्किंग करनी है, फिर सारी जर्नल एंट्रीज करनी है और फिर आपने जोश में आके ना नोट भी बना देना, ठीक है। सब नोट बनता ही नहीं है भाई साहब, ये एक एसेट के मल्टीपल ईयर्स हैं, तो मल्टीपल ईयर्स एक एसिड के ये सवाल नॉर्मली नहीं आता। मैंने आपको बताया था सवाल वही होता है जो हमने टेस्ट के अंदर किया, या जैसे फैम वाला सवाल किया, या जैसे और कई सवाल अभी हमने करने हैं, ठीक है। आइए 16 को मैं रोक भी दूंगा ना, तो क्यों रोकूंगा? कोई ऐसा सवाल पास पेपर का होगा जिसमें आई 36 के साथ मिक्स हुआ है पीपी का नोट, तो आइए 36 पढ़ने लग जाएंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएगा पढ़ लेंगे तो फिर नोट एक और बना देंगे, फिर बोरिंग कॉस्ट पढ़ेंगे, जब वो पढ़ लेंगे समझ आ जाएगा, फिर एक और नोट का सवाल वो कर लेंगे जिसमें बोरिंग कॉस्ट मिक्स हुआ पड़ा है। तो ये इसीलिए ये एज अ बंच मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारे टॉपिक्स, क्योंकि ये इकट्ठे टेस्ट भी हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो पेपर में टेस्ट में नोट नहीं बन रहा था तुमसे, इस क्वेश्चन में नोट, इस क्वेश्चन में सिर्फ नोट की मेन बॉडी बनानी थी, ठीक है। ओके अच्छा जी, ये कर लेंगे जी अब इंशाल्लाह। ओके डिस्पोजल की बात कल हमने शुरू कर ली थी, ठीक है, और मैंने आपसे अर्ज किया था कि उधर जाके लिख लेते हैं। डिस्पोजल की जर्नल एंट्री याद है बच्चों, क्या होती थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट और एसिड क्रेडिट, ठीक है। एसिड को क्रेडिट किया करते थे हम कॉस्ट ऑफ एसिड से, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट होती थी डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की एक्यूमुलेटेड, ये हमारी जनाब होती थी जर्नल एंट्री डिस्पोजल की, ठीक है जी। गेन लॉस निकल आया करता था, कोई मसला? ये बात समझ में आती है? ये तो बात थी हमारी उस एसेट की जो कॉस्ट मॉडल में पड़ा होता था। सबको ये नजर आ रही है एंट्री, लिखा हुआ नजर आ रहा है सबको? ओके अब उधर मेरे पीछे मैं मार्कर लेने जा रहा हूं, कोई तो चलेगा। अब अगर एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे चला गया है तो आपने कई दफा देखा एसेट अकाउंट में फिर उसकी कॉस्ट नहीं रह जाती थी। शुरू दिन से मैं ये दिखाता आ रहा हूं कि जब एक बार एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे चला जाए तो जिस साल में ये रिवैल्यू होता है उसी साल और उससे ऑनवर्ड्स एसेट अकाउंट में कॉस्ट नहीं रह जाती, लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट नजर आने लग जाती है। अब जब आपने एसेट को डिस्पोज करना है तो डिस्पोजल के वक्त एसेट अकाउंट में कॉस्ट तो पड़ी नहीं है कि उसको क्रेडिट करो, एसेट अकाउंट में पड़ा ही क्या है। तो फिर हम क्या किया करेंगे, एसेट अकाउंट में से क्रेडिट किया करेंगे एसेट की लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट। लेटेस्ट कल लिख के भेजा था, वैसे ये लिखवा के भेजा था, बहरहाल लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एसेट अकाउंट में तो वही निकलेगा ना जो पड़ा हुआ है। एसेट अकाउंट में से कॉस्ट क्यों क्रेडिट करते थे? क्योंकि एसेट अकाउंट में पड़ी क्या है? कॉस्ट। जब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बना था तो हमने एसेट अकाउंट में से क्रेडिट क्या किया था? डिस्पोजल के वक्त क्रेडिट क्या किया था? बुक वैल्यू। क्यों? क्योंकि उस अकाउंट में पड़ी क्या थी? बुक वैल्यू। याद आ रहा है? एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनाया था तो डिस्पोजल के वक्त उसमें से कॉस्ट निकाली थी, क्योंकि उस अकाउंट में पड़ी क्या है? उसकी कॉस्ट। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे प्रिपेयर करना सीखा था, और बोलो हमने सीखा था, तुम्हें क्या पता, ठीक है। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू प्रिपेयर करना सीखा था, तो उस दिन जब डिस्पोजल आया था तो एसेट अकाउंट में से क्रेडिट क्या किया था? कॉस्ट।
बुक वैल्यू की थी। क्यों? क्योंकि एसेट अकाउंट में क्या पड़ा था? बुक वैल्यू। अब कोई सा सवाल जिसमें आपने लेजर बनाया हो अपने नोट्स में, ठीक है, हम खोलेंगे तुम्हें नहीं पता लगेगा, ठीक है, कोई सा ऐसा सवाल जिसमें आपने लेजर बनाया हो एसेट का, वो लेजर अपने सामने रखें, आपको नजर आएगा एसेट अकाउंट में कॉस्ट पड़ी थी स्टार्ट में, लेकिन जैसे ही रिवैल्यूएशन हो गई एसेट अकाउंट लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो करने लग गया। कोई ऐसा सवाल जिसमें आपने शुरू में लेजर बनाया हो, ठीक है। अब अगर रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज हुआ है तो एसेट अकाउंट में से ना तो कॉस्ट निकल, छोड़ो यार, छोड़ो मत, छोड़ो वापस आ जाओ, आपको पता है जी, अगर रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज हो रहा है तो एसेट अकाउंट में ना तो उसकी कॉस्ट पड़ी है कि हम वो क्रेडिट करें, ना ही उसकी बुक वैल्यू पड़ी है कि वो क्रेडिट करें, बल्कि उसकी लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी है। तो डिस्पोजल के वक्त एसेट अकाउंट में से फिर हम निकालेंगे भी क्या? लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक है भाई। अगली बात, जब एसेट एक बार रीवैल्यू हो गया है तो हमें पता है रीवैल्यूएशन के दिन जितनी डेप्रिसिएशन पड़ी होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, वो सारी की सारी ट्रांसफर कर दी जाती है एसेट अकाउंट में। ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो अगर एसेट जिंदगी में कभी भी रीवैल्यू हुआ है तो उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन नहीं होगी, बल्कि डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन या डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन होगी। तो डेट ऑफ लास्ट या लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन पड़ी। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये रीवैल्यूएशन हुई होनी है आखिरी, उस दिन तक की डेप्रिसिएशन तो सारी ट्रांसफर हो गई होगी, तो फिर एसेट अकाउंट एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर उससे ऑनवर्ड्स की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी ना। तो ये फर्क था। एसेट अकाउंट अगर डिस्पोज होता है रीवैल्यूड एसेट तो उसकी एंट्री में, और जो पहले हम करते थे उसकी एंट्री। अगर रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज होगा तो एसेट अकाउंट में से कॉस्ट की बजाय लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट करेंगे, और एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे। बाकी सब ऐसे ही है, कैश डेबिट करेंगे और गेन लॉस बैलेंसिंग होगा। ठीक है, उधर ही भाई, उधर डस्टर लेने आए। ओके, सवाल हमारे सामने, वर्किंग में जरा बना लूं पहले। जी, Moin purchased a plant for 300 million on Yakam January 10. Plant has an estimated useful life of 10 years and no residual value. ठीक है, यकम जनवरी 2010 पे मोइन ने ये प्लांट खरीदा है 300 मिलियन का। यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है? 10 साल। तो 31 दिसंबर 2010 पर ये डेप्रीशिएट होगा 300 डिवाइडेड बाय 10, 30 की डेप्रीसिएशन आएगी और 270 की बुक वैल्यू आएगी। ठीक है जी। ओके, बुक वैल्यू उसके बाद रीवैल्यूएशन की डेट आ रही है आगे। यकम जनवरी 11 को एसेट रीवैल्यू होकर 500 पे पहुंच गया। तो यकम जनवरी 11 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यू, ये करते हैं ना, रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे। रीवैल्यूड अमाउंट है जी 500, 230 का हमें आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। यहां तक को मसला। ओके, उसके बाद जी क्या हुआ? वो कह रहे हैं जी द प्लांट इज सोल्ड फॉर 750 ऑन 31 मार्च 2011। तो 11 वाले साल में 31 मार्च 11 को ये एसेट क्या हो गया? तो उस दिन तक को तो डेप्रीशिएट करना है ना, 3 महीने जो इस्तेमाल हुआ डिस्पोजल की डेट तक की डेप्रिसिएशन तो निकालनी होती है ना। तो डेप्रीसिएशन 500
बटा रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालनी है, यकम जनवरी 11 पे यानी रीवैल्यूएशन की। तो यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 11 तक कितने साल गुजर गए, एक टोटल लाइफ थी 10, रिमेनिंग डिवाइडेड बाय 9। लेकिन ये एनुअल डेप्रिसिएशन आई, ये एनुअल डेप्रिसिएशन आई, हमें इंटू 3/12 करना पड़ेगा। और ये सरप्लस तो साथ तैयार ही होता है, जो काम एसिड के साथ करें आंखें बंद करके वही सरप्लस के साथ भी कर देते हैं, ऐसे ही है ना जी। कितना 14 की डेप्रिसिएशन आ गई और 6 का ट्रांसफर आ गया, 480 और ठीक है जी। अब ये एसिड की क्या आ गई हमारे पास, बुक वैल्यू। ये क्या है, यहाँ से तो क्यों नहीं निकल सकेगी, बात समझ रहे हो ना। इसीलिए आपके लिए वो डेट लिखी, इस वर्किंग से काम नहीं चलाना आपने। एसिड चूंकि रीवैल्यू हो गया है, ठीक है। तो पहली बात एसिड अकाउंट में पड़ी क्या चीज़ होगी, चेक कर लें। ऐसे जल्दी से अकाउंट बना लेते हैं, जल्दी से एसिड का नाम लिखा हो तो चलो। यकम जनवरी 10 पे एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 300 से हुआ था, ठीक है। 31 दिसंबर 10 पे यही कैरी डाउन में पड़ा था, ऐसा ही है। यकम जनवरी 11 आया, ब्रॉड डाउन 300 था, ठीक है। उसके बाद इसी दिन क्या हो रहा है, एसिड रीवैल्यू हो रहा है। तो ये एक साल ही गुजरा था, 30 की डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसिड क्रेडिट 30 से, और फिर इस दिन आ गया था 230 रुपये का सरप्लस, उसकी एंट्री बनी एसिड डेबिट रीवैल्यूएशन, वो अकाउंट भी मैं नहीं बना रहा, ठीक है। और बस फिर डेप्रिसिएशन वगैरह है। तो यकम जनवरी 11 अज्यूम करो कि नहीं बिका एसिड, तो या 31 मार्च 11 पे ले आओ इस एसिड को, क्लोजिंग बैलेंस निकालो। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, क्यों, क्योंकि एसिड रीवैल्यू होने के बाद ये 300 क्या था कॉस्ट, अब ये क्या शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इस एसिड को डिस्पोज करना है तो फिर एसेट अकाउंट से क्रेडिट करके डिस्पोजल को जो फिगर डेबिट होनी है वो 300 नहीं हो सकती, क्योंकि 300 लिखोगे तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा। पढ़ाई क्या है 500, ये क्लोजिंग नहीं है, ये क्या हो गया, बात समझे हो, समझ के बाद। तो स्टेप 1 डिस्पोजल का, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद, हाँ कॉस्ट से आज नहीं कर सकते क्योंकि एसेट क्या हो गया रीवैल्यू, तो फिर आज हम कहेंगे वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। सवाल में एक ही है तो फिर कोई नहीं, रीवैल्यूड अमाउंट 500 ही क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितनी क्रेडिट कर देंगे जी, 500। स्टेप 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। पहले तो यही कहते थे ना, जब बचपन पढ़ा था, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो पहला हफ्ता जो रिवीजन की वो फजूल थोड़ा ही थी, देख लो, अभी तक तो उसी में ही फंसे हुए हैं, ठीक है। जिन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया था वो अब बैठे होंगे। एनीवेज स्टेप 2 वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, पुरानी बात, फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ, यानी अगर ये एसिड रीवैल्यूड ना होता तो आज डिस्पोज होने पर हम यकम जनवरी 10 से 31 मार्च 11 तक 1 साल 3 महीने की डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं। लेकिन चूंकि ये एसिड यकम जनवरी 11 को रीवैल्यू हुआ और यकम जनवरी 11 तक की डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तो इसका मतलब अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन पड़ी ही किस दिन से किस दिन तक की होगी, यकम जनवरी 11 डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से 31 मार्च 11 डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। और वो कितना है जी, वो 14, सिर्फ है ही क्या 14, ये 14 की समझ आ रही है। तो डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन है यकम जनवरी 11 और डेट ऑफ सेल है 31 मार्च 11, तो फिर इस दिन तक की तो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। तो इस वक्त एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, कि कितनी 14 की डेप्रिसिएशन होगी। तो वो 14 लेजर बना दूं, डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनाऊं, समझ आ रही है बात, ठीक है। नहीं लेकिन मैं तो बनाऊंगा, पहला सवाल है ना, हाँ जी, कोई नहीं, समझ आ जाए अच्छी तरह से बात, आगे सवाल मुश्किल हो जाए तो फिर ये चीज़ें ज़रा पक्की हो जाए जी। 31 दिसंबर 10 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ था 30 से, ठीक है, और यही क्लोजिंग बन गया था 31 दिसंबर 10 का, ठीक है। यकम जनवरी 11 पर ये ओपनिंग आ रहा था 30 और इसी दिन ये ट्रांसफर हो गया था 30 एसेट में, तो ये अकाउंट अब जीरो शो कर रहा है। फिर 31 मार्च 11 तक की डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड अकाउंट के अंदर पढ़ाई क्या है,
सिर्फ 14 रुपए की डेप्शन, ये 30 तो क्या हो गई थी, तो रीवैल्यूएशन के दिन तक की डेप्शन तो सारी एलिमिनेट हो जाती है। तो अगर ऐसे रीवैल्यू हुआ है तो क्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ, ये 2 साल बाद भी दिख सकता था, ये 3 साल बाद भी दिख सकता था। डेप्रिसिएशन कहां से कहां तक की पड़ी होगी, ऊपर वाली तो सारी एलिमिनेट हो गई, डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से ऑनवर्ड्स वाली, ठीक है। तो ये 14 की डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग नहीं डिस्पोजल, ठीक है ना। क्लोजिंग तो 0 होगा क्योंकि ये एसेट बचना नहीं है, ठीक है। ये डिस्पोजल में चला गया, क्लोजिंग तो इधर भी 0 होगा, मैंने क्लोजिंग लिख के काट के इसको डिस्पोजल लिख दिया, ठीक है ना। तो स्टेप 1, एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से। स्टेप 2, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट को डेबिट कर दो डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से, यानी 14 से, ठीक है जी। और स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, द प्लांट इज सोल्ड फॉर। अच्छा, अब सवाल स्पेसिफिक हो गया तो यहाँ प्लांट लिख लेना चाहिए, लेकिन चलो अब पहले लिखा हुआ है, ठीक है जी। कितना कैश आया, 750, तो 264 का, वाह वाह, गेन भी आता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस, ये क्या आ गया जी हमारे पास, गेन। यहां तक को मसला। अच्छा, अब जरा डीप डाउन जाके ये बात सोचनी है, समझनी है जो मैं करने लगा। एसेट अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ, 500 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने से डेबिट हुआ। वर्किंग में एसेट कॉस्ट पे नहीं पड़ा बल्कि किस पे पड़ा होता है, नहीं क्या, ये क्या शो कर रही थी, वर्किंग हमारी बुक वैल्यू शो कर रही होती है, ठीक है ना। तो यहां पे तो दोनों पड़े थे अलग। जैसे हम वर्किंग से अगर एसेट अकाउंट को मैच करते तो मैं कहता था एसेट का क्लोजिंग और एक्यूमुलेशन का क्लोजिंग नेट करो तो वर्किंग से मैच करेगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये जो एसेट का डिस्पोजल है, इसमें एसेट अकाउंट 500 से क्रेडिट हो रहा है और एक्यूमुलेटेड डेप्शन 14 से डेबिट हो रहा है, दोनों को नेट करो 480। अगर वर्किंग में इसको डिस्पोजल को शो करना है तो मुझे 486 नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अब ये 486 का मतलब क्या है, डिस्पोजल हो गया। क्या हुआ है जी, डिस्पोजल हो गया, और यहां पे एसेट अकाउंट में कुछ नहीं बचा। आप कहोगे जी मुझे 486 दिखाएं, तो फिर मैं आपको कहूंगा आपको नेट करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट अकाउंट अलग, एक्यूमुलेशन अकाउंट अलग है ना। तो एसेट 500 से क्रेडिट होना और एक्यूमुलेशन का 14 से डेबिट होना, इनको नेट करो तो नेट में कह सकते हैं कि एसेट 486 से क्रेडिट हुआ है, ठीक है ना। और सही है, ये बात समझ आई है। नहीं भी समझ आई तो जो पढ़ा हो उसको फेंक दो बाहर डिस्पोजल, ठीक है। यहां तक कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, ये 486 ऐसे समझ नहीं आता, वरना डिस्पोजल की तो समझ आ गई थी। डिस्पोजल की एंट्री होगी, एसेट अकाउंट में से रिवील्ड अमाउंट निकाल के फेंक दी, लेटेस्ट एक्यूमुलेशन अकाउंट में जितनी उसकी डेप्शन पड़ी थी वो भी निकाल के फेंक दी, डन, सही है। एसेट तो डिस्पोज हो गया। अब एसेट तो जाते, एसेट 0 है, लेकिन इसी एसेट से रिलेटेड एक सरप्लस वो अभी भी नजर आया जा रहा है कि नहीं मसला। एक एसेट ही सिरे से नहीं रहा और आप उसका एक अनरियलाइज्ड गेन शो कर रहे हैं अपनी किताबों में, जबकि वो असल में बिक गया है और जो गेन शेन है वो रियलाइज हो गया है। तो फिर आप क्या करें भाई, इस 224 के साथ आज तक जो करते आए वही करना है। हमेशा क्या करते हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता रिटेन अर्निंग में फेंकते हैं ना। आज जब बिक गया है तो सारे का सारा इकट्ठा ही उठा के कहां फेंक दो। तो एक और चेंज जो रिवैल्यूड एसेट के डिस्पोजल केस में आएगी वो ये होती है कि एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, जितना अगर कोई सरप्लस, लॉस ही पड़ा होता पहले फिर कुछ नहीं करना था, ठीक है। अगर कोई सरप्लस पड़ा हो तो उस सरप्लस को रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट से डेबिट कर देना है। देखो ना, माइनस करेंगे तो खत्म होगा ना। ये 224 पड़ा है, इसको भी खत्म करना है। खत्म करने के लिए माइनस करोगे कि नहीं, तो क्रेडिट नेचर की चीज है, माइनस मतलब डेबिट। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और वही एंट्री है, वो इंक्रीमेंटल डेप्शन की बेस पर आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाते थे। ये जितना पड़ा था सारा ही ले गए। कितना? असल में ना आज वो बात करने का दिल भी कर रहा है जो पहले दिन थोड़ी सी की थी। हम अनरियलाइज्ड गेन को ना स्टार्ट ऑफ द ईयर कहते हैं जी ये ऐसे डिवैल्यूएशन सरप्लस है, ये गेन अभी रियलाइज अनरियलाइज्ड है। ये क्या है? अब एक साल इस्तेमाल करते हैं ना एसेट, तो साल के एंड पे कहते हैं इतना फायदा तो हमने इससे ले लिया, तो इतना इसका गेन रियलाइज बना लो अनरियलाइज में से। जो ट्रांसफर की एंट्री करते हैं ना, डीप डाउन जाकर सोचे ना, तो इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि हम स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या कह रहे हैं, हमने रिवैल्यूएशन की साल के पहले दिन, उसमें सरप्लस आ गया 500 का। हम कह रहे हैं ये सारे का सारा क्या है, अनरियलाइज्ड है। अब साल इस्तेमाल किया जब उस एसेट को, तो उससे फायदा लिया है ना, एसेट को इस्तेमाल करके तो फायदा ही आता है। तो जब उसे ये फायदा लिया है तो हम कहते हैं यार इसकी लाइफ अगर बाकी 10 साल है ना, तो उसमें से 1 साल का फायदा तो हमने ले लिया। तो वो जो अनरियलाइज्ड गेन पूरा 500 पड़ा है, उसमें से यूं समझो 10वां हिस्सा अब रियलाइज कर सकते हैं। इतना फायदा उससे हमें आ चुका है, ये रियलाइज हो चुका है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करके रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट कर लो। डीप डाउन जाकर ये साइंस होती है इसकी, लेकिन ये समझ नहीं आई, बहुत अच्छी बात है। जो काम कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट की एंट्री जिनको ये समझ आई वो क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा रियलाइज कर लिया।
वहां समझ नहीं आती तो खैर है, यहां तो आसानी समझ आ जाएगा। क्या एसेट दरअसल बिक गया है, एसेट दरअसल बिक गया है। अब दरअसल बिक गया है तो कोई भी गेन अब इस पे अनरियलाइज, तो जो अनरियलाइज गेन पड़ा था वो सारे का सारा आज क्या कर लो, रियलाइज बना लो, रियलाइज सरप्लस को खत्म करो और रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर लो। और ठीक है, सही है। अब देखो तो ये दोनों ही गेन्स प्रॉफिट एंड लॉस, एक तरह से दोनों प्रॉफिट लॉस भी है, रिटेन्ड अर्निंग नहीं जा रहा है ना, ठीक है, ये दोनों ही गेन चले गए हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये गेन बनता ही इतना है, ये सारी बातें आज ही कर रहा हूँ, आगे नहीं होंगी फिर। एक्चुअल में गेन बनता ही इतना है, देखो हुई है ना, हुई है ना। रिवेन्यू सरप्लस यकम जनवरी 11 को आया 230, फिर 31 मार्च 11 तक ये 6 की एंट्री होगी ना रिटेन्ड अर्निंग। अब बच कितना गया, तो ये 224 ही तो मैंने यहां से दोबारा अलग से किया, तो ये अलग अलग ही शो करेंगे। वो इंक्रीमेंटल डेप्शन की बेस पे 600 गया। किसने पूछा सवाल, सवाल किसने पूछा? हाँ, ये इंक्रीमेंटल डेप्शन की बेस पे अलग गया, ये जाना दोनों रिटेन्ड अर्निंग में ही है। हो सकता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जब हम बनाएंगे जाके तो दोनों को इकट्ठा ही लिख दें, मसला नहीं है, ठीक है, ठीक है। लेकिन गया ये डेप्रिसिएशन की वजह से, इंक्रीमेंटल डेप्शन की वजह से था, और ये सेल होने पर चला गया, ठीक है। अच्छा, कहां थे हम? बड़ी बड़ी अहम बात करने लगा था, याद है वो कॉस्ट मॉडल यूज किया था हमने, वो उस दिन प्रूव करने के लिए ये क्यों जरूरी है, वो लॉस के वक्त प्लस लिखने का, याद आ रहा है कुछ? उससे जरा चेक करते हैं एक्चुअल में गेन लॉस बनता कितना है। यकम जनवरी 10 को हमने एसेट खरीदा 300 का, 31 दिसंबर 10 तक डेप्रीशिएट किया 30 आपने, 270 आ रहा था। फिर 31 मार्च 11 तक डेप्रीशिएट करना है आपने, 300 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3/12 कितना बनता है? 10 नहीं 7.5 ही रखो, ठीक है। बुक वैल्यू नहीं नजर आ रहा तो बोल तो रहा हूँ ना, 300/10 इंटू 3/12 262.5, ये क्या आ गया जी, बुक वैल्यू। इस दिन इस एसेट का जिसकी किताबों में, हमारी किताबों में वैल्यू आ रही है 262, इसका हमें मिल गया 750। दोनों का फर्क कितना आता है, दोनों का फर्क कितना आता है? 480, ये 487 क्या आ रहा है, गेन आ रहा है। देखो ना 262.5 वाली चीज का हमें मिल रहा है 750, तो गेन है कितना? तो ये अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे ना जाते तो ये डिस्पोजल के दिन 487.5 का गेन आ जाता हमें। रिवैल्यूएशन की वजह से तो नुकसान नहीं हो गया। आज तो हमें 264 का सिर्फ गेन आ रहा है डिस्पोजल पे। ये डिस्पोजल पे गेन 264 भी है, और एक ये अनरियलाइज्ड को भी हमने रियलाइज्ड बनाया। दोनों को टोटल करो तो ये दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 484 राउंड हो गया ना, 486 आ गया, जो 6 जो भी है, ठीक है। इसको राउंड कर लो यार, इसको 8 करो, इसको 8 करो, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर आया 262 और 750 का फर्क 488 आ गया। तो अगर हम ऐसे एसेट को एक्चुअल में बेचते कॉस्ट मॉडल वाले हिसाब से तो 488 का गेन आता। आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेकर आया आप और आपने बेचा तो नजर आ रहा है आपको सिर्फ 264 का गेन आया। तो आप कहोगे यार ये तो नुकसान की बात है, रिवैल्यूएशन मॉडल। भाई नुकसान की बात नहीं है, यहाँ पे तो सारा गेन इकट्ठा आज ही आया। इधर देखें तो हमने कुछ गेन अनरियलाइज्ड कहकर रिवैल्यू सरप्लस में रखा हुआ था। एक्चुअल में आज हमें 264 का गेन ये आ गया और एक 224 का गेन हमने अनरियलाइज से रियलाइज बना लिया। इन दोनों का टोटल वही 480 बन रहा है। तो अल्टीमेटली बात वहीं पहुंच जाती है, कोई फर्क नहीं है। मॉडल में ऑप्शन देता ही स्टैंडर्ड तब है जब इसके अंदर कोई फर्क ना आए। प्रेजेंटेशन के हिसाब से फर्क था ना, हमने उसको बस जो है वो कुछ अरसे के लिए ज्यादा अमाउंट के ऊपर रखा हुआ था, शो किया हुआ था, ठीक है। दरअसल उसकी कॉस्ट डिफरेंट थी। तो एक्चुअल पे जिस दिन बिकता है ना उस दिन ये अनरियलाइज और रियलाइज का फर्क खत्म हो जाता है। एक्चुअल सेल वाले दिन यही तो समझा रहा हूं कि जो अनरियलाइज है वो भी रियलाइज हो गया है। यहां पे जाके हमने चेक किया कि एक्चुअल में अगर बेचते तो 488 का गेन आ रहा था, ठीक है। कॉस्ट मॉडल पे होता तो वही गेन ही है, समझो आया, ठीक है ना। और सही है, जो अनरियलाइज था वो भी आज रियलाइज हो गया। सारा टोटल कितना आज गेन आया वो 488 ही है। बहरहाल ऐसे नहीं सोचना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। पर्चे के लिए सिर्फ इतनी सी बात है, साथ वाले को जगाते हुए सुना लें ये पर्चे वाली बात। हर कोई अपने साथ वाले को जगा ले ताकि वो ये बात सुन ले पर्चे के लिए कितनी बात जरूरी है। पर्चे के लिए बस इतनी सी बात जरूरी है, अगर रीवैल्यूड एसेट बिका है तो एसेट अकाउंट में से उसकी लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट करेंगे और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन डेबिट करेंगे, बाकी एंट्री सेम। फिर रीवैल्यूएशन डिस्पोजल के दिन जितना रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा होगा वो सारे का सारा ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? डिस्पोजल के। तो रिटेन्ड अर्निंग्स के अकाउंट, यानी कि डिस्पोजल हो गया उसका, ठीक है ना। बात समझ गए? तो बस इतना सही है, डिस्पोजल रीवैल्यूड एसेट का नोट करना है तो कर लें। कितने बच्चों ने घर पे इसको सही कर लिया था? बस
ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? ओके जी, ये आप यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यकम जनवरी 17 पे एसिड खरीदा है, ये देखने के बाद मैं इसको उठा देता हूँ जी। यकम जनवरी 17 पे एसिड खरीदा है, 700 उसकी कॉस्ट है, 15 साल उसकी लाइफ है, रीवैल्यूड ऑन यकम जनवरी 18 8,000। तो कुछ ना कुछ तो नजर आता भी रहेगा, चमक ऊपर ही पड़ती है मेरे ख्याल से, यहाँ नहीं पड़ती। अच्छा जी, ओके, तो यकम जनवरी 2017 पर ये एसिड हमने खरीदा 700 रुपये का। 31 दिसंबर 17 तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ डेप्रीशिएट हुआ। 700 लाइफ थी 15 साल, 47 650 इसकी आ गई बुक वैल्यू। और इस दिन ही ये क्या हो रहा है, यानी कि इससे अगले दिन क्या हो रहा है, तो यकम जनवरी 18 पर रीवैल्यू हो रहा है, तो एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे। कितनी है जी? तो रीवैल्यूएशन 347 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। ठीक है जी, अब ये सरप्लस हमारे पास, ये एसेट चल रहा था, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 347। अब ये एसेट 31 मई 18 पे बिक गया। 31 मई 18 तक 5 महीने इसको डेप्रीशिएट करो, 1000 बटा 15, रिमेनिंग लाइफ यकम जनवरी 18 पे निकाली आपने 14 ईयर्स इंटू 5/12, और साथ ही ये काम इसके साथ भी कर दिया करें, डिवाइडेड बाय 14 इंटू 5/12 जी 30 और 10 380। अच्छा, उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है? जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ है, खैर वैसे तो सारी एंट्रीज कर देनी चाहिए, लेकिन मैं बाकी ज़बानी करूंगा और डिस्पोजल वाली एंट्री जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 700, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 47, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसिड क्रेडिट बोलो 47, याद आ रहा है, और फिर एसिड डेबिट रीवैल्यू सरप्लस क्रेडिट 347, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 30, रीवैल्यू सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 10। कोई मसला? अब बात आती है डिस्पोजल की। तो एसिड डिस्पोज हो गया, तो फिर एसिड अकाउंट में से हमें इसकी लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ही मिलेगी ना, वो हमें क्रेडिट करनी पड़ेगी। तो कितनी है लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट? यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग में देखा था, नज़र सही आता है। एसिड अकाउंट में से लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट करेंगे, वो कितनी है जी? 1000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन। अब एसिड चूंकि यकम जनवरी 18 पे रीवैल्यू हुआ था, तो यकम जनवरी 18 तक की डेप्रिसिएशन तो एलिमिनेट हो चुकी है, वो तो ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, तो फिर अब एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर पड़ी होगी यकम जनवरी 18 से 31 मई 18 तक की डेप्रिसिएशन। भाई ये आवाज़ रुक गई है बार बार, स्पीकर की सही जा रही है, कॉन्टिन्यूसली आ रही है ना, रुकी तो नहीं अभी तक? रुके तो बता दिया करो। अच्छा जी, तो यकम जनवरी 18 से 31 मई 18 तक रुकी हुई है ना? मुझे लग रहा था, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं लग रहा था। किसी वक्त आती है, किसी वक्त रुक रही है, तो ये बताना है आपने। आप किसी को मैसेज कर दें जी, मैसेज कर दें किसी को, बस ठीक है, मुझे पता लग गया, मुझे खुद ही पता लगता है, आपने बताया करें। अच्छा, वक्त पा लेना है इन्होंने मैंने जी। यकम जनवरी 18 से 31 मई 18 तक डेप्रीसिएशन जो है वो हमारे पास एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर इकट्ठी हुई पड़ी होगी, तो उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। और वर्किंग में नजर आ रहा है वो कितनी है? 30। आसानी है, ठीक है ना? तो 30 की डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी थी आज तक, डेट ऑफ रीवैल्यूएशन के बाद से आज तक, उसको हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, थर्ड है जी, कैश को डेबिट करेंगे, कितना है? 10,050, सॉरी 1,050। तो एसिड इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मई फॉर 1,050। ठीक है जी, तो 80 रुपए का गेन आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये बैलेंसिंग फिगर। लेकिन साथ ही आपको, अच्छा देखो, अब देखो देखो देखो,
एसेट अकाउंट कॉस्ट पे एक्यूमुलेशन अलग है, इन दोनों को नेट करो अगर तो ये क्या बन रहा है, यानी कि यूं कह लें नेट में 970 का एसेट गया है, एसेट की कॉस्ट 1000 से क्रेडिट हुई, एक्यूमुलेशन 30 से डेबिट हुई, तो कह सकते हैं ना नेट में ये एक्यूमुलेशन का मतलब ये भी होता है ना स्लैश एसेट, एक्यूमुलेशन को एसेट भी तो कहते हैं ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट ये भी एक एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट ये भी एक एंट्री है, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बढ़ना दरअसल एसेट की कमी या एक्यूमुलेशन का कम होना ये एक तरह से एसेट का बढ़ना है, तो ये एसेट बढ़ ही रहा है ना। तो अगर नेट करें इन दोनों को तो कह सकते हैं एसेट 970 से क्रेडिट हुआ, 30 से डेबिट 1000 से क्रेडिट, 30 से डेबिट 1000 से क्रेडिट, तो नेट में एसेट 970 से मैं कह सकता हूँ क्रेडिट हुआ है, बोलो तो 970 ही पड़ा था डिस्पोजल के वक्त, ये निकाल के बाहर फेंक दो, ठीक है सही है। नेक्स्ट मसला क्या होगा, एसेट तो चला गया, एसेट अकाउंट में से आपने कॉस्ट निकाल के फेंक दी, एक्यूमुलेशन में से उसकी एक्यूमुलेशन निकाल के फेंक दी, वो तो सब हो गए दोनों जीरो, वो तो दोनों हो गए, ये अज्यूम करें ना अभी एक ही एसेट, अभी अगले सवाल करेंगे मल्टीपल एसेट्स आएंगे, उनमें से एक दो बिकेंगे बाकी रह जाएंगे, तब देखेंगे गेम तब ऑन होगी सही। बहरहाल यहां पर एक ही एसेट था बिक गया, उसकी कॉस्ट यानी उसकी रिवैल्यूड अमाउंट एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हो गई, उसकी एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट हो गई, और वो दोनों में अकाउंट तो नील हो गए, लेकिन ये मुसीबत हमारा अभी भी खड़ा है, एसिड बिक गया है, 337 का सरप्लस नजर आया जा रहा है, नजर आने दें या भगा दें इसको, भगा दें इसको यहां से कर दो डेबिट, क्या कर दो डेबिट, और इसको डेबिट किया है किसको, रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट किया है, तो क्रेडिट किसको कर दो, ठीक है 330। थर्ड क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ होमवर्क वाला, कॉस्ट ऑफ एसेट 500 है, डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 15 है, यूजफुल लाइफ 20 साल है, इट इज रीवैल्यूड यकम जनवरी 16 फॉर 600 रुपये, एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30/9/16 फॉर। अब कोई बच्चा ये ना कहे, खास तौर पे ऑनलाइन वाले, सर इसके क्वेश्चन का मुझे अगर पहले वाले सवालों के अंदर भी कह रहे हैं जी होमवर्क के सोल्यूशन दे दें, हालांकि इंट्रो वाले सवाल थे, अब इस सवाल का सोल्यूशन आपको देना मेरा नहीं ख्याल जरूरी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इतना को तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको इतना को तो होना चाहिए कि सिर्फ फिगर्स बदली हैं, डेट्स बदली हैं और हमारा सवाल बिल्कुल वैसा है, तो फिर भी हम चेक किए बगैर तसल्ली नहीं कर सकते, तो फिर अल्लाह ही मालिक है हमारा, ठीक है बिल्कुल इसका ये छोटा भाई है ये सवाल, ठीक है कर लीजिएगा। क्या तो ताकि देखो मुझे बताओ, मैं वेट करता हूँ, करो ये सवाल करो सारे भाई, ये सवाल करो, हाँ वो सवाल करो अगला। मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन ना कर लें इसके बाद, मिड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन ना कर लें इसके बाद, भाई आपने इसको भी इंश्योर किया करें कि मेरी क्लास शुरू से पहले ये माइक भी इसकी बैटरी बदल के जाया करें, आइंदा बंद हुई ना फिर देखना मैं सब करता लड़ाई हो जाएगी। कौन आया देखें जरा, कौन आया, अब्दुल्ला भाई इसकी बैटरी लाजमी क्लास से पहले चेंज किया करें यार, बिल्कुल चाहे उसी एक क्लास पहले डालिए ना, मेरी क्लास से पहले चेंज कर दिया करें प्लीज। अच्छा भाई जल्दी करें, भाई करो एंट्री, बातें किए जा रहे हो। वो हाँ सवाल भी टेस्ट वाला डिस्कस लाजमी करना है अभी, बस अभी करना है। कितने बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया, नहीं दिया, पीछे चले जाओ जरा, टेस्ट डिस्कस करने लगे हैं, बाकी मैं अटेंडेंस सीट मंगवाता हूँ, पीछे चले जाओ। और जी एक तुमने छुट्टियाँ की ऊपर तुमने टेस्ट भी नहीं दिया कल, और जी और जल्दी करें, पीछे चले पीछे चले पीछे चले, जो पकड़ा गया क्लास से बाहर जाएगा कल भी बाहर रहेगा, पीछे चले जाए। मैं अभी टीए को मैसेज कर रहा हूँ, अटेंडेंस सीट ला रहे हैं, बराए मेहरबानी
पीछे चले जाए बच्चे। कोने पे हो जाओ, तुम कोने पे हो जाओ, तुम दिख लो तो बैठो फिर। जल्दी करें फीमेल स्टूडेंट्स में से जो नहीं टेस्ट दिया जिन्हें दिया वो क्लास से निकल जाए बाहर, जल्दी करें। अभी आ रहा है जी। और अब जो बैठे हुए में से टेस्ट ना दिए हुए पकड़ा गया वो क्लास से बाहर जाएगा और कल भी बाहर रहेगा और फिर देखेंगे कि उसको क्लास में हमने बिठाना है या नहीं। ओके जी, क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। यकम जनवरी 15, कॉस्ट है 500, 31 दिसंबर 15, लाइफ कितनी थी इसकी 25, 475 बुक वैल्यू थी। फिर यकम जनवरी 16 पे रीवैल्यू हो रहा है, तो रीवैल्यूड अमाउंट बताओ ये क्या है। 200 125 का, फिर आप क्यों कह रहे हैं लॉस है? एसिड बिक गया है 16 में ही, तो 30 सितंबर 600 बटा 125 बटा 19, 9 बटा 12 जी 500 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 24, कैश कितना है 400 और एसेट लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट 126 का। क्या मसला है इसमें? अगली चीज 120 का सरप्लस पड़ा है, रिटेन्ड अर्निंग्स रिवेन्यू सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 100। आप कहोगे ये क्या हुआ भाई? ये ना नेट हो गया खुद ब खुद, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। असल में एक्चुअल में आपको लॉस आया और कोई अनरियलाइज पड़ा था, वो गेन आ गया, तो नेट में इसका इम्पैक्ट निकल जाता है। इस एंट्री में आपने सोचना नहीं होता कि ये हुआ क्या। भाई तुम दरम्यान में क्यों खड़े हो? जाने क्यों नहीं दे रहे हो? जाने नहीं दे रहे तो बाहर चले जाओ, उधर पीछे चले जाओ। चलो यहाँ से निकलो, फिर निकल जाओ यहाँ से, कोने पे चले जाओ, करने हो जाओ यार, गुजारा करो। उन बेचारों ने टेस्ट दिया तुम्हारी वजह से, फिर भी तकलीफ हो रही है उन्हें, बेशरम इंसान। भाई टी है, जब आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, टीम में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने टेस्ट नहीं दिया और बैठा हुआ? कल क्लास पढ़ी थी? क्लास में मैंने बता दिया था। अच्छा, ये चले छोड़े भाई, मैं ये कह रहा हूं आपने ये सोचना नहीं है कि ये गेन आया और फिर ये अनरियलाइज गेन है या क्या हुआ। या इस सवाल में अगले में देखा भी गेन आ रहा था, दोनों तरफ से डिस्पोजल पे भी गेन आया और ये रिटेन्ड अर्निंग्स में भी हमने अनरियलाइज को रियलाइज करके फेंक दिया, और आज सवाल के अंदर लॉस आ गया। तो अब क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। कॉस्ट मॉडल पे देख लो, पता लग जाएगा। कॉस्ट हमने 500 इनकर की थी 31 दिसंबर 15 तक, ये 25 डेप्रिशिएट हुआ, ठीक हुआ था ना, 475 की बुक वैल्यू। फिर 30/9/16 डेप्रिसिएशन 500 बटा 20 स्ट्रेट लाइन, अगर कॉस्ट मॉडल चल रहा है 9 बटा 12 19 बुक वैल्यू 456 वाले एसेट के बदले में हमें कितना मिल रहा है? 4। तो बताओ 456 हमारे हिसाब से एक चीज की कीमत थी, 450 मिला, तो 6 का क्या आ रहा है? लॉस आ गया 600 का। तो ये भी नेट में वही हो रहा है कि आपको 126 का लॉस आज आ गया एक्चुअल में, और कुछ अनरियलाइज गेन पड़ा था, उसको आपने रियलाइज में शिफ्ट किया, तो अल्टीमेटली ये गेन और ये लॉस नेट होके 6 का लॉस ही रह गया। लेकिन भाई आपने ये नहीं सोचना
सही है, ये बस सही है, प्रूव हो गया ना। लेकिन आप इसको सोचना नहीं है, आपकी बस इतनी सी बात ही ज़हन के अंदर होनी चाहिए कि डिस्पोजल के वक्त क्या करना है, एसेट अकाउंट में से रीवैल्यूड अमाउंट लेटेस्ट निकालनी है, अक्यूमुलेशन अकाउंट में से एक्यूमुलेशन निकालनी है, एसेट की डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की, कैश लिखना है, गेन लॉस निकाल लेना है, ठीक है। दूसरी एंट्री, जितना सरप्लस पड़ा उसको उठा के ट्रांसफर कर देना है। अब आपकी बला से इधर लॉस है, इधर गेन है, इधर गेन है, इधर गेन है, आपको इसे क्या प्रूव करके देख लिया हमने, अल्टीमेटली हम सही पहुंच जाते हैं। तो जब प्रूव कर लिया तो पर्चे में प्रूव करने नहीं बैठ जाना, पर्चे में बस यही याद रखना है डिस्पोजल की एंट्री है और जितना सरप्लस पड़ा वो सारा उठा के ट्रांसफर कर देना है रिटेन्ड अर्निंग में। इज इट क्लियर? ओके, हाँ भाई अभी भी मौका है, बता दो। पीछे जाओ, पीछे जाओ, कैमरे से पीछे चले जाओ आप, व्हाइट कपड़ों वाले अभी खड़े हुए हैं ना, ये बच्चा पहले नहीं खड़ा था, जाओ। आप लोगों ने क्लास से बाहर जाना है बेटा, खड़े नहीं होना आप लोगों ने, आप लोगों की सीट बदलनी पड़ेगी, फीमेल स्टूडेंट्स को पीछे बिठाना पड़ेगा, तो उसके बाद ऑनवर्ड्स आप भी खड़े हुआ करेंगे, या फिर क्लास से बाहर चले जाएं, आप लोगों को ऑप्शन है। हाँ भाई, फीमेल स्टूडेंट में से किस किसने टेस्ट नहीं दिया हुआ? हाथ खड़ा करें, निकाल दूं क्लास से बाहर आप लोगों को। ये मेरी तरफ से बेटा फीमेल स्टूडेंट्स को आखिरी वार्निंग है, आखिरी वार्निंग है, ठीक है। इतनी ही इज्जत मैं अब कर सकता हूं कि मैं आज आप लोगों को यहां पे क्लास में बिठा रहा हूं, निकाल नहीं रहा क्लास से। नेक्स्ट टेस्ट में आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया तो आपको क्लास से मैं निकाल दूंगा बाहर। ये नहीं कि पहले आना नहीं, आना जरूर है, फिर यहाँ पे आना है, फिर मेरे से, क्योंकि पढ़ाना भी काफ़ी कुछ होता है। जब टेस्ट की डिस्कशन होनी शुरू होगी तो मैं क्लास से निकाल दूंगा, और दिल करेगा तो अगले दिन बैठने दूंगा, दिल करेगा तो नहीं बैठने दूंगा। तो इंसानों की तरह पढ़ना है या ना पढ़े, ठीक है ना, या पढ़ना शुरू कर दें या छोड़ दें क्लास, कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे वेब स्किल कर सकें आप। और आप लोग, क्या तकलीफ थी आप लोगों को, क्यों टेस्ट दिया हैं? आए नहीं थे, ये लॉजिक है क्या? एक हफ्ते बाद आए हो, तुम्हें तो बेंच पे खड़ा करना चाहिए। पीछे चलो, ये आप तो वहां भी चलो, पीछे भाई टेस्ट दे के बैठा हुआ है, तुम्हारी कमर देखने के लिए बैठा हुआ है क्या? बाकी सबने टेस्ट दिया हुआ, लेट्स चेक। अपना आईडी बताओ। 160 इसमें है, पक्की बात है? नजर नहीं आ रहा भाई, देखो ये 16074 आगे, इसमें नाम क्या है? जुनेद इकबाल का नाम देखो, चले जाओ पीछे, चलो पीछे, चलो पीछे, चलो। ये है वैसे ही बच्चा सही कह रहा है नहीं सही बात है, मुझे पता लग रहा है जी बेटा। क्या आएगा सवाल करना तो देख लेंगे, फिलहाल तो नहीं ना है। अच्छा, अब नया काम करने की बजाय ना टेस्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई, मिला जुनेद का नाम, उस्ताद को पता लग जाता है कौन फ्रॉड। अभी पता है मुझे एक दो जो फ्रॉड लगा के बैठे हैं, कोई बात नहीं, खैर है, उनको उनका नुकसान उठा लेना पड़ेगा जब बारी आएगी। तो यार ये बिटा तो 6 महीने का नुकसान उठाना पड़ेगा, यहाँ से बिटाना शुरू करो, सिर्फ वो होमवर्क वाली लाइन छोड़ देना, ठीक है ना यार। तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी, वाइट शर्ट, तुमने भी टेस्ट नहीं दिया। बैठ जाओ आगे। अच्छा जी, बाकी भाई सबकी कोई तकलीफ थी ना, जेन्युइन तकलीफें थी ना, ठीक है। जिसको लगता है कि मेरी तकलीफ बहुत जेन्युइन थी वो बता के बैठ सकता है। अच्छा जी, प्लीज बस ये सुन लें। देखें बेटा, आप लोगों का ही फायदा है, आप लोगों के टेस्ट सारे के सारे, अच्छा टेस्ट भी देना ईमानदारी से, ठीक है। आपको टेस्ट रूम के अंदर इन्विजिलेटर भी नज़र आ रहा है भाई, जो घर बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोई भी इन्विजिलेटर नहीं है ना, तो ये काफ़ी है कि हमने ICAP के लिए खुद को तैयार करना है। यहाँ पे आप मुझसे आके लड़ते हैं, नाराज़ होते हैं, सर आपने टेस्ट में जो है वो पढ़ाया ये था, टेस्ट में ये आ गया। और भाई यहाँ पे आपने क्या
निशाने अदर लेना है, सारे नंबर सारे टेस्ट में सारे नंबर लेकर। यहाँ पे तो हमने तैयारी करनी है, मुश्किल सिचुएशन से गुजरते रहना है, बार बार दिमाग को तैयार करना है इसके ऊपर कि अनसीन आए तो क्या करना है तुमने दिमाग, ठीक है। तो वो दिमाग को चलाना सीखना है हमने। तो टेस्ट मुश्किल हुआ करेगा, 1-2 स्टेप्स आगे हुआ करेगा, इसको समझ लें अपने आपकी ज़िंदगी का ये हिस्सा है, ठीक है ना। इस सेशन के अंदर आपके हर टेस्ट के अंदर ये होगा, ना कभी हो तो शुक्र करना, ठीक है। तो एक्सपेक्ट करना है, रोला नहीं डालना, रोना नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने तैयारी करनी है ICAP की, और ICAP की तैयारी के लिए आपको बहरहाल ये काम करना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप जहन को तैयार करते चले जाएं, ओके। अच्छा, उसके बाद ये इतना मुश्किल सवाल नहीं था, सिवाय इसके कि पढ़ाया हुआ था स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन। टेस्ट में मैंने आपसे ईयर एंड की रिवैल्यूएशन पूछ ली, तो भी क्या हुआ, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग को ही चलाना था ना कि उसूल रिवैल्यूएशन के वही। अच्छा, फिर मजे की बात है, क्लास में ना मैं ये बातें किया भी करता हूँ। जैसे मैं क्लास में कई बार ये बात कर चुका था कि भाई रिवैल्यूएशन यही है, सीख लो। रिवैल्यूएशन एक बार सीख लोगे तो रिवैल्यूएशन चाहे फिर स्टार्ट ऑफ द ईयर है, चाहे एंड ऑफ द ईयर है, चाहे मिड ऑफ द ईयर है, उसूल यही रहने हैं। ये बात मैंने मल्टीपल टाइम्स क्लास में बोली थी। तो फिजिकल क्लास वालों को तो फिर जहन में आ जाती है, जो ऑनलाइन वाले हैं ना 2x पे करके सुन रहे होते हैं, कभी 3x पे करके सुन रहे होते हैं, उन्हें क्या समझ आनी है, ठीक है ना। तो बहरहाल MCQs में कोई मसला आया हो, MCQs का सोल्यूशन जो है वो जरा देख लें एक नजर। ऑप्शन बी था पहले MCQ का, लिख लें अपने पास ताकि इसको चेक कर सकें और ट्राई कर लेना, ठीक है। ट्राई करना घर पे, अगर फिर भी ना हो तो ऑप्शन बी है करेक्ट ऑप्शन ए का, ठीक है। और ₹562,500 ये आंसर है MCQ बी का। ये लिख लें अपने पास, इसको एक दफा ट्राई कर लीजिएगा, इसको चेक कर लेंगे फिर, ठीक है। ओके, तो फिर भी अगर ये आंसर ना मैच करे तो फिर आपके साथ मैं कल ये डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। बातें मत करें, बातें करने का बोला है किसी को? भाई आपने टेस्ट दिया हुआ है? हाँ दिया है। ID बोलो ऊंचा सा, चेक करो भाई। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कैरिबियन लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2014। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कॉस्ट गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठी की हुई है, कॉस्ट गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है और बुक वैल्यू गिवन है 31 दिसंबर 14, ठीक है। 31 दिसंबर 14 का ये डाटा देकर, और रिक्वायरमेंट है नोट बना दो PPE का 31 दिसंबर 15 के लिए, तो फिर ये 1 जनवरी 15 के ओपनिंग बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। सही है। अच्छा, इसके अंदर ना मैं पूरा सवाल नहीं करवा रहा, जाहिर सी बात है वर्किंग्स ही करूंगा, जो डिस्कशन वाली बात है। वैसे तो ईयर एंड रिवैल्यूएशन कर लेने के बाद अब इसमें कोई जान नहीं बची कि आपके मुकाबले में ये सवाल आ सके, ठीक है ना। लेकिन फिर भी चूंकि अब टेस्ट तो हो गया, डिस्कस तो करना ही है, ठीक है। तो नोट आप बनाएंगे जी, अलग अलग ही करना था, इधर देखें। अच्छा देखें, किसी ने इकट्ठा किया है तो वो गलत नहीं है, लेकिन इकट्ठा करने में वो गलती जरूर कर देता है। मेरी बात पे गौर करें, गलत नहीं है वो कि पर्चे में नंबर ना मिले, लेकिन अगर इकट्ठा करते हैं तो आप जरूर गलत कर देते हैं उसको, ठीक है। तो मैंने इसीलिए आपको मशवरा दिया था कि लैंड एंड बिल्डिंग चाहे इकट्ठा भी लिख दे। जिस दिन मैंने फैम वाला सवाल करवाया था ना, मैंने कहा था भाई इधर तो उसने लिख ही अलग दिया, मुझे अपने अल्फाज भी याद है, ठीक है। किसी और को याद हो तो अल्लाह करे वो मेरी गवाही दे दे। मैंने कहा था कि फैम वाले सवाल में, इसमें इस सवाल में तो इन्होंने अलग ही लिख दिया, इकट्ठा भी दे तो आई वुड सजेस्ट कि अलग अलग कर लेना, ये मेरे अल्फाज थे। इससे गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। बहरहाल कैरिबियन लिमिटेड नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15, नोट नंबर 12, ऐसे ही मैंने लिखा, आपने कोई भी नंबर लिख दिया, और आगे है प्रॉपर्टी प्लांट एंड। ये ऊपर वाली 4 बोल्ड लाइंस के लिखने का 1 नंबर था, छोटा सा नंबर लगा हुआ है, ठीक है। फोटोकॉपियर के पास सोल्यूशन आज पहुंच जाएगा, अपलोड भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ 1 नंबर इस 4 बोल्ड में लिखी हुई चीजों का था, यानी कि इसके भी मार्क्स होते हैं। ये ना लिखने वालों के 49 मार्क्स आते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद ये आपके सामने नोट की हेडिंग तो हो गई ना, यहां से हम चल सकते हैं। अब आपके सामने उसके बाद ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है जी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, ट्रांसफर, सरप्लस, डिस्पोजल, क्लोजिंग। थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे होगी, माजरत, एडिशन आप बाद में लिख लिया करें, ठीक है ना। बहरहाल पहले भी लिखने को मसला नहीं है, तरतीब का कोई मसला नहीं है, तरतीब सिर्फ आपकी सहूलतों के लिए तरतीब है। जैसे मैंने कहा था, शायद आपको लिखवाया भी हो, स्टार्ट ऑफ द ईयर इवैल्यूएशन हो
तो हम क्या करते हैं, लिखवाया था ये स्टार्ट ऑफ द ईयर, कुछ जुमला वो पक्की बात है, मुझे असल में शक पड़ रहा है शायद मैंने दूसरी क्लास में लिखवाया, आपको नहीं लिखा, तो नहीं दोनों को, ठीक है अच्छी बात। स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो हम ट्रांसफर को ओपनिंग के फौरन बाद लिख लेते हैं, और एंड ऑफ द ईयर हो तो पहले डेप्रिसिएशन को लिखते हैं फिर ट्रांसफर को। ये कोई रूल नहीं है स्टैंडर्ड का कि फॉलो करना जरूरी है, ये आप लोगों की सहूलत के लिए एक छोटी सी एक जो है चोर रास्ता है समझ लो, क्योंकि ओपनिंग सामने पड़ा है उस सारे को ट्रांसफर करते हैं स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन में, लेकिन अगर एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो ओपनिंग प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन दोनों को ट्रांसफर करना होता है ना, तो इसलिए फिर बाद में हमने डेप्रिसिएशन को रख दिया था। ठीक है, ये तो बात हो गई फॉर्मेट की, ओपनिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ट्रांसफर, डिस्पोजल और क्लोजिंग। फॉर्मेट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें परेशान करे, सही बात है, ऐसा ही है। अच्छा ये लाइन मुझसे ना गलती से लग गई, चलो मैं मिटा दूंगा सोल्यूशन में। अच्छा जी यहाँ तक को मसला बोलो। अच्छा अब बात करते हैं वन बाय वन अपनी एडजस्टमेंट्स की। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंसेज हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 1500, प्लांट एंड मशीनरी 340, 500, कंप्यूटर्स 617, 800, ठीक है। लेकिन लैंड को हम अलग कर लेते हैं, अगर आप गौर करें तो एडजस्टमेंट 1 के अंदर डाटा गिवन था, ठीक है जी। क्या डाटा गिवन है देखें, ऑन 31 दिसंबर लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यू टू 1750, ऑफ दिस अमाउंट 650 रिलेटेड टू लैंड विच हैड ओरिजिनली कॉस्ट 500, विच हैड ओरिजिनली कॉस्टेड होना चाहिए था, जुमला थोड़ा गलत हो गया, बहरहाल विच हैड ओरिजिनली कॉस्टेड नहीं इसका क्या मसला है विच हैड ओरिजिनली कॉस्टेड है ना, तो यार अब थोड़ा सा टाइम रह गया अब आने में, फिर ड्रामा उधर। तो 500 लैंड की कॉस्ट है, तो मतलब बाकी 1000 बिल्डिंग की कॉस्ट होगी, क्योंकि इस वक्त कॉस्ट पड़ी है ना हमारे पास, देखो उस पर लिखा हुआ कॉस्ट 31 दिसंबर, ठीक है। तो अगर लैंड की कॉस्ट 500 है तो फिर 1000 बिल्डिंग की कॉस्ट है, थाउजेंड्स में बात कर रहा हूं, ठीक है। ये सामने आ 1500, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहा है इसमें से फिर रीवैल्यू करके 500 वाले लैंड को ले गए 650 पे, फिर बाकी का 750 में 650 निकाले तो 1100, तो 1000 वाला जो बिल्डिंग 1000 वाली वो डेप्रिशिएट भी हुई होगी जाहिर है, और उसको उठाकर ले गए फिर 1100 पे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। रीवैल्यूएशन अलग अलग करनी ही है, आसानी है, आप लैंड को भी अलग अलग कर लें। तो सोल्यूशन के अंदर भी आपको यही नजर आ रहा था, मैंने लैंड को कर दिया अलग, बिल्डिंग को कर दिया अलग। लैंड की ओपनिंग कॉस्ट आएगी 500, बिल्डिंग की ओपनिंग कॉस्ट आएगी 1000। लैंड की ओपनिंग एक्यूमुलेशन आएगी, बोलो बोलो, लैंड की एक्यूमुलेशन कहां से आएगी, डेप्रिसिएशन वो जीरो होगी। ये सारी की सारी डेप्रिसिएशन फिर किसकी है, 3,40,500 सारी डेप्रिसिएशन बिल्डिंग्स की है, ठीक है। तो ये देखिए ओपनिंग लैंड अलग कर दिया 500 और बिल्डिंग्स की कॉस्ट ओपनिंग अलग होगी, ठीक है, सही है। ओपनिंग डेप्रिसिएशन इसकी कोई नहीं है, और 600, ये 600 था, कुछ गलती लग रही है मुझे। अच्छा वो प्लांट एंड मशीनरी को पढ़ रहा था, उसकी डेप्रिसिएशन क्या था, सॉरी जी, 600 ही है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और सारी की सारी किसकी है, बिल्डिंग्स की, ठीक है जी, सही है। ये हमारे पास देखो ना, सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस ही लिखते ही कितने नंबर आ चुके हैं, 0.5 और 0.5, 1.5 नंबर आ गए। तो अकाउंटिंग में नंबर लेना मुश्किल नहीं है, मसला ये है कि आपको ये ही नहीं पता नोट कैसे बनता है। मसला ये नहीं है कि नोट बनाते हुए आपको ये नहीं पता चल रहा कि जी इस जो है वो सवाल में रेट मिसिंग कैसे निकालना है, या जो है वो हमें रिवैल्यूएशन के अंदर एक डेप्रिसिएशन हमसे नहीं निकल रही है, दोनों को ऐड नहीं कर सक रहे, या डिस्पोजल वो एक आधी एडजस्टमेंट ना आना तो मसला है, मसला नहीं है। मसला ये है कि नोट ही नहीं बनाना आता, जिसको नोट बनाना आता है वो नोट बनाएगा पर्चे में, काफी सारे नंबर उसके अंदर। तो आपको ये टेस्ट एक स्टेप आगे देने का मकसद ही क्या है कि जिन्होंने शोर नहीं मचाया, रोला नहीं डाला, रोना नहीं शुरू किया, बल्कि आ गया टेस्ट यार बस अब इसके साथ हमने जो करना है वो करना है, उन्होंने हिम्मत की और उन्होंने टाइम लगाया उसके ऊपर, उनको आज ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमें नहीं पर समझ आ रही थी तो हमने हाथ पांव मारे तो पासिंग मार्क्स हम लेके इससे निकल गए। तो फिर पर्चे के लिए आप तैयार तो हो गए ना। अब पर्चे में सारे सवाल ऐसे नहीं होते, आसान भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं, बहुत मुश्किल भी होते हैं। हम बहुत मुश्किल की तैयारी कर लेते हैं, आसान भी साथ तैयार हो जाते हैं। फिर हर सवाल आपको ऐसा नहीं होगा कि पूरा आता हो, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा पर्चे में शायद ही कोई ऐसा सवाल हो जो आपको बिल्कुल पूरा आता हो। तो हर सवाल 70-80% आता होगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये सवाल में रुकना नहीं है, जो आता है जितना आता है वो करना है, ठीक है। अभी आपने कुछ भी नहीं किया है और आपको 1.5 नंबर मिल चुके हैं। जिन्होंने लैंड बिल्डिंग इकट्ठा बनाया होगा उन्होंने ऊपर 1500 लिखा होगा, नीचे 600 लिखा होगा, ठीक है, उनको भी 1.5 नंबर मिलेगा इसका। लेकिन आई वुड सजेस्ट, मैंने तो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि लैंड और बिल्डिंग अलग हो सके तो करो, आसानी हो जाती है। तो फिर नहीं हो सकते ना बेटा फिर मजबूरी होगी, ऐसा करेगा नहीं सवाल, ठीक है, ऐसा करेगा नहीं। अगर ऐसा है तो फिर मजबूरन जितनी डेप्रिसिएशन है हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ये सारी अमाउंट ही डेप्रिशिएबल है। फिर तो वो ऐसी कभी सिचुएशन आने नहीं लगी, बच्चे नहीं, हम बड़े हो गए हैं, सवाल वाले बनाने वाला भी बड़ा हो चुका है अब, तो क्लियरली बातें बताएगा, ठीक है ना। नहीं बताएगा तो फिर वो गड़बड़ है सवाल की।
तो गड़बड़ आने दो, फिर देखेंगे। मैं अगर एग्जामिनर हूं तो मैं नंबर दूंगा, क्योंकि WDV का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है। WDV का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू WDV। अब जिसने यहां पर लिखा हुआ है 1100 और नीचे डेप्रिसिएशन लिखते हुए उसने लिख दिया मिसाल के तौर पे 500, तो 1100 में से 500 माइनस करें तो कितना बनता है? 1100 में से 500 माइनस करें तो मैं अज्यूम कर रहा हूं फिगर 1100 कॉस्ट होती और 600 डेप्रिसिएशन उसने लिखी होती, तो 500 की WDV आ रही होती, डेप्रिसिएशन गलत है, असल बनती थी वहां पर फिगर 400, तो 1100 में से 400 माइनस करते तो आंसर बनता था 700। लेकिन नंबर मैं अगर हूं तो पूरा नंबर दूं, आधा तो उससे भी एक्सपेक्ट करेंगे उसको देना चाहिए, कि आधा क्यों देगा? फॉर्मूला तो सही लगाया, बच्चे ने कॉस्ट में से एक्यूमुलेशन को माइनस करके WDV लिखी है ना, तो ये फॉर्मूला इसके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो कभी भी रुकना नहीं है, परेशान नहीं होना, दलेरी से सवाल करना है, अकाउंटिंग के अंदर नंबर मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब सवाल करा लूं आगे। ओपनिंग आ गए जी सारे, प्लांट मशीनरी ओपनिंग इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर का ओपनिंग, और सिर्फ ये ओपनिंग्स लिखते लिखते हमें बातें मत करना यार। अब खड़े हो जाओ ना तुम, टेस्ट दे के भी खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, इसको रास्ता दो यार, लेट हिम गो बिहाइंड द क्लास, रजिस्टर लेके जाओ अपना, कल भी उधर ही खड़े होना है तुमने, याद रखना। ओके जल्दी करो, जल्दी, बाकी को तंग मत करो। ये तंग कौन हो रहा है? तंग कौन हो रहा है इधर? जल्दी करो, बाकी को तंग ना करो। ओके ये देखें जी, सारे ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। ठीक है, और इनके मार्क्स हैं आपके, कोई मसला यहां तक? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एडजस्टमेंट आसान थी। हाँ एक थोड़ी सी बात कह सकते हैं आप, सर आपने बड़ी जाती की, सर ये देखे ना आपने जो है वो कॉस्ट डिटर्मिनेशन करवा ली हमसे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट दे दी हमने, इंट्रो पढ़ी नहीं हुई थी, ये तो नहीं कह सकते ना, बड़े बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चले बहरहाल, ऑन 31 दिसंबर द लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यू टू 1750 ऑफ दिस अमाउंट, 650 रिलेटेड टू लैंड। ठीक है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग वाज असेस्ड एट 40 इयर्स लाइफ उसने खुद दे दी है। जब खुद दे दी है तो फिर आपने रिमेनिंग लाइफ निकालनी नहीं थी, बिल्डिंग की दी है, लैंड के लिए जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, अच्छा ये रिवैल्यूएशन की वर्किंग्स हुई पड़ी हैं, मैंने आपके लिए वर्किंग्स बिल्कुल वैसे ही की हैं। ठीक है, जैसे आपको क्लास में करवाता हूं ताकि आप इस सोल्यूशन को देखें। तो होमवर्क के अंदर आज दूसरा होमवर्क क्या होगा, इस टेस्ट वाले सवाल को दोबारा करना है, सोल्यूशन ले जाइएगा फोटोकॉपियर से। ठीक है, या इनसे अपने वो जो ग्रुप में है उसमें आपने वो करवा लेना व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये सोल्यूशन आपने देखना बाद में, एक बार डिस्कशन के बाद जो मैं कर रहा हूँ डिस्कशन पूरी ट्राई कर देनी है। ओके अच्छा ये देखें जी, 500 का लैंड था 31 दिसंबर 14 पे, 31 दिसंबर 15 तक भी ये इतना ही रहना है क्योंकि डेप्रिसिएशन तो लैंड की होती नहीं है। ठीक है, अब ये 500 की एक्यूमुलेटेड 500 की WDV है, 650 पे इसको लेके गए तो सरप्लस आ गया 150 का। अब ये आसान ही बहुत है, लैंड के अंदर तो और कुछ होना नहीं है। अगर आप सोल्यूशन की बात करें नोट के स्टार्ट में आकर, तो ये 500 का लैंड नजर आ रहा है आपको। ठीक है, इसमें 150 का सरप्लस डाला और ये सिंपली 650 पे चला गया, इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह होती कोई नहीं, यही इसकी बुक वैल्यू आ रही है। क्लियर है? इस लाइन को छोड़ दे, ये भी एक नंबर मैंने रखा हुआ है इसका। ठीक है, वैसे रखा नहीं हुआ इसका नंबर, मैंने निकाल दिया था क्योंकि ये बात बताई नहीं हुई है क्या है, ये पिछले साल की क्लोजिंग या इस साल के ओपनिंग की डिफरेंस है WDV। फिलहाल इसको छोड़ें, इसको छोड़ें फिलहाल। ठीक है जी, लैंड की होगी रिवैल्यूएशन, अब बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन की सेम वही वर्किंग, सिंपल सी वर्किंग है। 400 अगर 1000 में से 1000 कॉस्ट थी, ये समझ आता है, 1500 टोटल कॉस्ट पड़ी थी ना सवाल में, 1500 में से सवाल ने कहा कि 500 लैंड है तो बाकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1000 और उसकी 600 डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई 400। 380 पे इसको लेके चले गए ईयर एंड तक, मजीद 20 रुपए डेप्रिशिएट करके इस साल की डेप्रिसिएशन। ठीक है, और फिर इसको उठाकर ले गए 1100 पे, तो 720 का क्या आ गया हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस। यहां तक कोई मसला नहीं है मसला। ठीक है, अब जी बिल्डिंग में आए, देखो ध्यान से देखो सारे बच्चे, 600 की एक्यूमुलेशन स्टार्ट में पड़ी थी, बोलो साल के शुरू में कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी थी 6 लाख। ठीक है, अब ये 600 की डेप्रिसिएशन ट्रांसफर नहीं करनी, ये तो थी 1 जनवरी 2015 की, सही है, और हमें ये रिवैल्यूएशन करनी पड़ रही है 31 दिसंबर 15 पे, तो पहले 31 दिसंबर 15 तक लेकर तो जाओ इस एसेट को, तो जब 31 दिसंबर 15 पर लेकर गए तो इस साल की डेप्रिसिएशन भी 20 रुपए की चार्ज हो गई, हुई चार्ज। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर कितनी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी है, ओपनिंग 6 और ये 20, 620, तो ये सारा 620 ट्रांसफर किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। कितने बच्चों ने ये सही कर लिया था? वेरी गुड यार, 10 बच्चे हैं, 15 तकरीबन, बड़ी बात। ठीक है जी, उसके बाद ये सरप्लस हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये एंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं करने बैठ जाना दोबारा, ये रिवैल्यूड अमाउंट आ गई और डेप्रिसिएशन कोई नहीं आ रही,
ये कल मैंने क्लास में जाते जाते बताया भी था, ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो तो अक्यूमुलेशन का बैलेंस जिस साल में रिवैल्यूएशन हुई होती है उस साल में जीरो होता है, क्योंकि उस साल के आगे तो सारी डेप्शन ट्रांसफर हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद आगे तो कुछ था नहीं, यहां तक को मसला। रिवैल्यूएशन ही सबसे मुश्किल होती है। अब रिवैल्यूएशन के साथ मैंने कहा था कितने सब नोट्स बनने हैं, 3। अच्छा, ये मुफ्त के नंबर, एक नंबर इसका भी था, मेजरमेंट बेसिस, डेप्शन मेथड और रेट या लाइव, कोई मसला इसमें तो ये तो मुफ्त के नंबर है। ठीक है, मॉडल रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन कॉस्ट, डेप्शन मेथड, लैंड का होता नहीं है, स्ट्रेट लाइन। कितने बच्चे ये भूल गए लिखना, भूल गए 1 2 3, हाँ, एक नंबर मुफ्त का गया है। कितने बच्चों ने ये लिख लिया था, कुछ समझ नहीं आ रही, ये लिख दिया था नोट में। यार कमाल बच्चे हैं, पास होने वाले हैं ऐसे ही फनकार पास होते हैं। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रही, ये लिख लिया, ठीक है, नंबर लिया ना। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सुनो, कौन से 3 सब नोट्स कहे थे? पहला अंग्रेजी, लैंड बिल्डिंग वाज रिवैल्यूड बाय फलां। ठीक है। दूसरा, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन। तीसरा, रिवैल्यू सरप्लस की मूवमेंट। मैंने 0.5 मार्क इसका तो रख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग हैव बीन रिवैल्यूड ड्यूरिंग 2015। इससे ज्यादा लिखा ही कुछ नहीं हुआ था, लिख दिया ये। अगलों के मैंने मार्क्स नहीं रखे, लेकिन आप लोगों के लिए इस नोट को बना दिया। वजह क्या है, मैंने आपको क्लास के अंदर ये सब नोट्स बनवाए नहीं हुए थे, तो फिर इनके मार्क्स रखना आपके साथ ज्यादती होती, तो मैंने मार्क्स नहीं रखे इसके। आपके पर्चे के अंदर जिसने ये नोट्स नहीं बनाए कोई मसला नहीं है, उसके मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन आज आपने इनको भी बनाकर चेक करना होगा। ठीक है, तो मैंने देख लिया लैंड और बिल्डिंग को, जैसे कल के सवाल के अंदर अलग अलग रखा, फैम वाले में इस सवाल के अंदर भी सोल्यूशन में अलग अलग रखा हुआ है, आप इसको अलग ही रखेंगे। ठीक है, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, और मूवमेंट को मैंने माजरत में भूल गया, इकट्ठा बना दिया। आप इस मूवमेंट को भी अलग कर लें, कल अलग अलग किया था ना, कल अलग अलग किया था ना फैम, तो क्या मसला अलग करने में? लैंड को अलग कर लें, ओपनिंग 0 150, ट्रांसफर कोई नहीं, क्लोजिंग 150। बिल्डिंग में आए तो ओपनिंग 0 और रोज ड्यूरिंग द ईयर, बाकी का ट्रांसफर ईयर एंड पे कुछ होगा नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा क्योंकि ईयर एंड रिवैल्यूएशन। ठीक है, और क्लोजिंग तो अलग कर लेना। ठीक है, अलग कर लेना, इकट्ठा कर सको मैंने तो कर लिया करो, लेकिन अलग करना बेहतर होता है। ठीक है, ओके। तो रिवैल्यूएशन अगर होगी तो ये 3 सब नोट्स लाजमी बनेंगे। ठीक है, आपने बनाने सीखे हैं, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, जैसे भी आप लेना चाहें मैं फोटोकॉपी पे भी रख दूंगा और टीए को भी अवेलेबल होगा। ठीक है, लेकिन आपने पहले सवाल सारा करना है और फिर इसकी तरफ आना है। अच्छा, आखिरी 2 एडजस्टमेंट्स देख लें। मशीन विच हैड कॉस्ट 80 एंड हैड accumulation of 57 एट द स्टार्ट ऑफ ईयर was सोल्ड फॉर 25 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। सब कुछ रेडीली अवेलेबल है, मशीन बिकी है, उसकी कॉस्ट गिवन है भाई, मशीन तो कॉस्ट मॉडल रही है ना, एसेट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट निकल जानी थी 80। देखो इसकी बात हो रही है, डायरेक्ट ही गिवन थी, सारी फिगर्स गिवन थी। ये देखें 80,000 की कॉस्ट एसेट अकाउंट में से निकल गई। अगली बात, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी गिवन है, कितनी? 57 है जी, इसकी एक्यूमुलेशन 57 है। ठीक है, ये 57 की डेप्शन कह रहा है जी स्टार्ट ऑफ द ईयर तक है, और साथ ही कह रहा है पहले वीक में ही वो बेच भी दी है, तो मतलब डिस्पोजल के दिन तक की एक्यूमुलेशन भी गिवन थी। आपने कुछ नहीं करना था, आपने ये मुफ्त के नंबर बटोरने थे। 57 की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड जो है वो यहां से माइनस हो। ठीक हो गया। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट में कहता है एक नई मशीन हमने खरीदी है, भाई डिस्पोजल खत्म हो गया, गेन लॉस हमने नहीं निकालना था नोट में, कैश आया, ठीक है, हम क्या करें, गेन लॉस में हमने क्या करना है, बस नोट के अंदर तो यही 2 स्टेप थे, कर दिए, काम ही खत्म। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है एक नई मशीन हमने खरीद ली। ओ सॉरी, एक नई मशीन हमने खरीद ली है जी। ठीक है, और इसके अंदर क्या कुछ है, ये एक सारी कॉस्ट है। अब वो कहता है जी इस 20,000 में शामिल है ये 3,000 का रिफंडेबल टैक्स, रिक्लेमेबल, एडजस्टेबल, रिफंडेबल, ये तो गलत है, माइनस करना है। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट भी उसमें से, यानी कि 20,000 में से 3,000 भी माइनस करना है, और फिर बाद में क्योंकि वो कह रहा है इसमें डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ तो ये आ गया 16,000। डिलीवरी कॉस्ट को ऐड करोगे, इंस्टॉलेशन को ऐड करोगे, और इस 300 को इग्नोर करना है। बोरिंग कॉस्ट पढ़ाऊंगा अभी आगे, स्टैंडर्ड आ रहा है। ठीक है, बहरहाल ये 14,000 जमा 500 जमा 700, नहीं 14 नहीं बना था, सॉरी 16,000, यानी कि 20,000 में 3 गया और 1 गया तो बच गया 16,000। 16,000 में 500 और 700 जमा होना था। ठीक है, अच्छा 1000 माइनस करेंगे, डिस्काउंट इसमें से माइनस नहीं हुआ होगा, डिस्काउंट को तो माइनस करेंगे ना। एक चीज ऐसी पड़ी है जो होनी नहीं चाहिए थी, वो निकाल दी। अब सुन जाओ यार, सुन जाओ, अब डिस्काउंट जो है वो इसमें से माइनस नहीं हुआ, ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस करना चाहिए तो करेंगे ना। कौन से? नहीं ना, कोई नहीं ऐड है, सब कुछ सिर्फ परचेज प्राइस के अंदर 3,000 रिक्लेमेबल टैक्स शामिल है बस।
ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट में से माइनस नहीं हुआ वो माइनस कर देंगे, डिलीवरी कॉस्ट वगैरह ऐड नहीं हुआ वो ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ डिस्काउंट चूंकि 3000 इसमें गलत से मिला तो वो माइनस, वो अलग बात है, वो माइनस करना है, ठीक है जी, क्योंकि ये रिफंडेबल टैक्स है, हम एसिड कॉस्ट का पार्ट ही बनाते हैं, ठीक है। ये जी एडिशन 17250 पे कैसे आया, ये छोटी सी वर्किंग आपके लिए की हुई है। यहाँ पे 16000 निकला है जी, 20000 में से ये 4000 माइनस करके 16000 में ये 500 और 750 जी, कैलकुलेटर पे कर ली कोई बात नहीं। ये जिसने डायरेक्ट लिख दिया ये 0.5 मार्क्स प्लस यहां पे लिखने के 0.5 मार्क्स, उसको यहां पे 1 नंबर इकट्ठा मिल जाएगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट, बल्कि आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर ऐसा मामला हो तो आप छोटी सी वर्किंग कर दिया करें, एटलीस्ट ब्रैकेट में ही शो कर दें, ताकि आपकी दो में से, आप देखें ना किसी ने अगर टैक्स माइनस नहीं किया तो पड़ा हुआ है, ठीक है, बाकी चीजें सही ऐड की हुई है तो अपने नंबर तो मिले, ठीक है, तो लिख लिया। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पे चेंज हो गया, तो कोई मसला नहीं, हमारे पास ओपनिंग बुक वैल्यू मौजूद है। ड्यूरिंग द ईयर भी हम स्टार्ट ऑफ द ईयर रिज्यूम करते हैं, इस साल की डिडक्शन के लिए हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगा देंगे, मसला कोई नहीं है, ठीक है। नई चीज क्या करेंगे हम, आप घर से ट्राई करके आएंगे, नई चीज है चेंज इन एस्टीमेट का नोट। चेंज इन एस्टीमेट का भी एक नोट बनता है, यानी कि सब नोट 2 में 1 लगानी है, उसमें ये क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ये कल डिस्कस करूंगा, कोशिश करिएगा ट्राई करने की। ये क्वेश्चन का सलूशन मौजूद है, क्वेश्चन आसान से ही था, आपको मैं पढ़ाया, इसके बाद आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनको आपको बताते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे हम इंशाल्लाह। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।